हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए टेस्ट सीरीज। और जो पेपर आपका है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स वह 27 अक्टूबर को निर्धारित है। तो इसके लिए हम टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं। इस पहला टेस्ट जो है वो हमने सॉल्व कर लिया है। ये आज हमारा दूसरा टेस्ट है। अगर पहले टेस्ट को आपने नहीं देखा है तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप लोग जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल है और इसका जो पीडीएफ है ये हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, यहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही बता दें कि ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपके आरओ के लिए, साथ ही बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए, इन सब के लिए जिसमें जीएस पूछा जाता है उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं और टेस्ट सीरीज सॉल्व करना है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आरओ के लिए भी ये आपको बेनिफिट प्रदान करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टेस्ट। और टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर दिया करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बिना समय गंवाए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्राचीन भारत में स्थापित विहारों एवं उनकी अवस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है, उसकी पहचान करें। पहला है स्वर्ण गंध कुटी विहार सारनाथ, दूसरा है मूल गंध कुटी विहार श्रावस्ती, कुट्टुग्राम विहार पटना, या फिर चौथा ऑप्शन है सदधर्म चक्र विहार कौशाम्बी। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा सही है उसकी पहचान करना है। तो यहाँ पे ये तीनों जो है यह सही सुमेलित नहीं है। इसका जो ऑप्शन डी है यह बिल्कुल सही सुमेलित है, यानी कि सदधर्म चक्र विहार जो है यह कौशाम्बी में है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। पहला है डोलोमाइट सोनभद्र, बॉक्साइट ललितपुर, कांच बालू शंकरगढ़, जिप्सम झांसी। यहाँ पे नीचे कूट दिया हुआ है, कूट से आंसर बताना है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है डोलोमाइट सोनभद्र बिल्कुल सही है, बॉक्साइट ललितपुर ये भी सही है, कांच बालू शंकरगढ़ यानी कि प्रयागराज इलाहाबाद, और जिप्सम जो है यह झांसी में मिलता है। तो ये चारों ऑप्शन सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कृषि विश्वविद्यालयों में से कौन सा सबसे पहले स्थापित हुआ। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं कृषि प्रौद्योगिकी विद्यालय मेरठ, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर। कौन सा इसमें से सबसे पहले स्थापित हुआ है। उत्तर प्रदेश के ये सारे विश्वविद्यालय हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सुमेलित नहीं है। नरसिंह नृत्य ब्रज क्षेत्र, ख्याल नृत्य बुंदेलखंड, नटवरी नृत्य अवध क्षेत्र, जोगनी नृत्य पूर्वांचल। कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इसमें से तीसरा और चौथा जो दिया हुआ है, यानी कि नटवरी नृत्य अवध क्षेत्र में नहीं होता है, साथ ही जोगनी नृत्य पूर्वांचल का नहीं है। तो ये दोनों यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है और ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्यम शिवम सुंदरम किसका प्रसिद्ध चित्र है। सत्यम शिवम सुंदरम किसका प्रसिद्ध चित्र है। ऑप्शन है शिवनाथ गुप्ता, विश्वनाथ मेहता, रामचंद्र शुक्ल, या फिर शिवनंदन नौटियाल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा शिवनंदन नौटियाल जी का जो प्रसिद्ध चित्र है यह है सत्यम शिवम सुंदरम। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही अभ्युदय योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। कोरोना के टीकाकरण से, प्रतियोगी परीक्षा में निःशुल्क कोचिंग से, राज्य में पोषण को महत्व देने हेतु पोषक खाद्यान्नों के वितरण से, या फिर निःशक्त कमजोर एवं विकलांगों को मुफ्त कानूनी सुविधा उपलब्ध कराने से। कौन सा यहाँ पे सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अभ्युदय योजना है प्रतियोगी परीक्षा के निःशुल्क कोचिंग से। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ संगीत का घराना दिया हुआ है, दूसरी तरफ संस्थापक है। तो रामपुर घराना नेमत खां सदारंग, सहारनपुर घराना खलीफा मोहम्मद, किराना घराना नत्थे खां व जोधे खां, अतरौली घराना जो है काले खां व चाँद खां। कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है ये पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, किराना घराना नत्थे खां व जोधे खां इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बाकी सब सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। पहला कथन है कृषि की प्रधानता, दूसरा है बृहद बेरोजगारी,
तीसरा है उद्योग की प्रधानता, चौथा है न्यून प्रति व्यक्ति आय। कौन सा इसमें से भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 2, 1, 2 और 4, यानी कि कृषि की प्रधानता, बृहद बेरोजगारी और न्यून प्रति व्यक्ति आय, ये तीनों जो हैं यह भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ। ऑप्शन है कर दरों में महत्वपूर्ण कटौती के साथ, ऑप्शन बी है भारतीय रुपए की परिवर्तनशीलता के साथ, ऑप्शन सी है औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ, या ऑप्शन डी है प्रत्यक्ष विदेशी पूर्व पूंजी निवेश में कार्यविधिक औपचारिकताएं दूर करने के साथ। कौन सा इसमें से उदारीकरण के भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए है वित्त आयोग द्वारा, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी है वाणिज्य मंत्रालय द्वारा, या ऑप्शन डी है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक वृद्धि का परिचालक है? निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक वृद्धि का परिचालक है? तो ऑप्शन है एक वित्त वर्ष के दौरान स्थिर कीमत राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ऑप्शन बी है किसी अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ऑप्शन सी है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि, या ऑप्शन डी है जनसंख्या में वृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि। कौन सा यहाँ पे आर्थिक वृद्धि का परिचालक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि जो है यह आर्थिक वृद्धि का परिचालक है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। नीचे दिए 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कथन आर कारण आर कहा गया है। कथन ए जो है सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, और कारण आर जो है यह सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जिसमें उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अन्य व्यक्तियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कथन तो सही है बट कारण यहाँ पे सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए है अधोसंरचना सुविधाओं का विकास, ऑप्शन बी है कृषि का पुनरुद्धार, ऑप्शन सी है शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, तो इसके लिए आवश्यक होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी जो दिए हुए हैं ऑप्शन में वो सभी समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, ऑप्शन बी है भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, ऑप्शन सी है काश्तकारी सुधार, ऑप्शन डी है बहुफसलीय योजना। कौन सी इसमें से भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बहुफसलीय योजना जो है यह भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था? 16 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952, 4 अप्रैल 1951 या फिर 16 अगस्त 1950। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन हुआ था वह पहली पंचवर्षीय योजना के तहत 6 अगस्त 1952 को हुआ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। किसने प्रतिपादित किया? तो श्रीमन नारायण ने, NR सरकार ने, जयप्रकाश नारायण ने, या फिर कस्तूरी भाई ने। किसने जो है गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, श्रीमन नारायण ने 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना या फिर छठी पंचवर्षीय योजना? किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? तो यह संकल्प जो है यह लिया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
योजना अवकाश का संबंध किस अवधि से है? 1962 से 65, 1966 से 69, या फिर 1970 से 72, या फिर 2005 से 7। योजना अवकाश का संबंध किस अवधि से है? तो योजना अवकाश का संबंध जो है यह 1966 से 69 तक का है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है सेवा क्षेत्र से, रक्षा एवं सुरक्षा से, चयनित आधारभूत उद्योग से, या फिर लोहा एवं इस्पात से। किससे योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य किससे है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा चयनित आधारभूत उद्योग से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है साख निर्माण, ऑप्शन बी है विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली एवं प्रबंधन, ऑप्शन सी है मौद्रिक नीति का निर्माण, या ऑप्शन डी है विदेशी व्यापार का नियमन। कौन सा इसमें से आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि विदेशी व्यापार का नियमन भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खुले बाजार की कार्यवाहियां समाहित होती हैं। ऑप्शन ए है श्रम नीति नियंत्रण में, ऑप्शन बी है साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधियों में, ऑप्शन सी है राजकोषीय नीति नियंत्रण में, या ऑप्शन डी है साख नियंत्रण की गुणात्मक विधियों में। कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधियों में खुले बाजार की कार्यवाहियां निहित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हवा में लोहे और लकड़ी के समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर। ऑप्शन है पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेंगी, ऑप्शन बी है एक पहले गिरेगी एक बाद में गिरेगी, ऑप्शन सी है कुछ अंतराल में गिरेंगी, ऑप्शन डी है लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। तो कौन सा यहाँ पे सही है? तो प्रश्न संख्या जो यहाँ पे ऑप्शन डी है यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर। तो जाहिर सी बात है हवा है तो वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण काम करेगा, तो जो लोहे की गेंद है वो सबसे पहले गिरेगी और लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। अगर यहाँ पे हवा नहीं दिया होता, निर्वात दिया होता, तो दोनों गेंदें समान समय पे धरती पे आके गिरती, न लोहे का वहाँ पे भार का एहसास होता और न लकड़ी का हल्का होता, तो दोनों साथ साथ गिरती। तो इसलिए इस प्रश्न का, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है हवा में उछालने पर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, क्यों? ऑप्शन है वायुदाब में वृद्धि के कारण, ऑप्शन बी है स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, ऑप्शन सी है वायुदाब में कमी के कारण, ऑप्शन डी है अत्यधिक भार के कारण। क्या यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, वायुदाब में कमी के कारण, यानी कि ऊंचाई जब बढ़ती है तो वायुदाब कम होता है, इस वजह से पेन की जो स्याही होती है, पेन के अंदर वायुदाब अधिक होता है, तो इसलिए जो पेन की स्याही होती है वो बाहर आने लगती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बादलों का वायुमंडल में तैरने का कारण है उनका कम घनत्व, वेग, दाब, या फिर ताप। किस कारण से वो आसमान में तैरते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा घनत्व के कारण ये तैरते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन है, प्रकाश के दृश्य क्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ओजस्वी होता है। कारण क्या है कि लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के तरंगदैर्घ्य से अधिक होता है। अब यहाँ पे कौन सा सही है, कूट से सही उत्तर का चयन करना है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कथन जो है यहाँ पे गलत है और कारण सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साफ मेघ रहित रातों में मेघाच्छादन रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं क्योंकि बादल। ऑप्शन ए है पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को परावर्तित करते हैं, ऑप्शन बी है ठंडी लहरों को आसमान से पृथ्वी पर उतरने से रोकते हैं, ऑप्शन सी है ऊष्मा बनाते हैं और इसे पृथ्वी की ओर विकसित करते हैं, और ऑप्शन डी है वायुमंडल से ऊष्मा का अवशोषण करते हैं और इसे पृथ्वी की ओर भेजते हैं। तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, पृथ्वी से छोड़ी गई ऊष्मा को बादल जो है यह परावर्तित कर देते हैं, इसलिए जो मेघ रहित रातें होती हैं वो अपेक्षाकृत ठंडी होती हैं, लेकिन जो मेघ रहित रातें अपेक्षाकृत ठंडी होती हैं किससे? जिसमें मेघ यानी कि जिसमें बादल बने रहते हैं उन रातों की अपेक्षा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश तरंगों में वायु से कांच में जाने पर जो चर प्रभावित होते हैं वे हैं। ऑप्शन ए वेग और आवृत्ति, ऑप्शन बी तरंग दैर्घ्य और वेग, ऑप्शन सी तरंग दैर्घ्य और आवृत्ति, ऑप्शन डी तरंग दैर्घ्य आवृत्ति और वेग।
कौन से यहाँ पे प्रभावित होते हैं? प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। तरंग दैर्घ्य और वेग प्रभावित होते हैं प्रकाश तरंगों के वायु से कांच में जाने पर। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए है एक्स किरणें, ऑप्शन बी है दृश्य प्रकाश, ऑप्शन सी है रेडियो तरंगे, या फिर ऑप्शन डी है अवरक्त विकिरण। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। रेडियो तरंग की जो लंबाई होती है सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पे नहीं, कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्टता देख सकता है, ऑप्शन बी है निकट की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, ऑप्शन सी है इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी है लेंस का नभ्यांतर अधिक होता है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा सही नहीं है। एक बात जानते रहिएगा, दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग होता है और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग, यानी कि कौन सा इसमें से सही नहीं है, वह हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि दूरदृष्टि दोष को ठीक करने के लिए अवतल नहीं उत्तल लेंस की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन है बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। कारण क्या है कि बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। अब नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पे कौन सा सही इसका आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन ए। कथन कारण दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर होता है कि? ऑप्शन ए है नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है, ऑप्शन बी है परमाणु बम में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती है जबकि नाभिकीय रिएक्टर में होती है, ऑप्शन सी है नाभिकीय रिएक्टर में कोई श्रृंखला अभिक्रिया नहीं होती जबकि परमाणु बम में होती है, ऑप्शन डी है नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित नहीं होती है। अब यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही कथन है यानी कि नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर के लिए जो ऑप्शन सही है वह है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य आंखों के लिए स्पष्टता दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? ऑप्शन ए है 30 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 25 सेंटीमीटर। कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है। यानी कि अगर आप आंख के सामने कोई चीज़ रख रहे हैं तो वो आपकी आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होना चाहिए जिससे आप उसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं, ऑप्शन बी है एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है, ऑप्शन सी है एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, ऑप्शन डी है दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन चारों ऑप्शन में सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता क्या होती है? ऑप्शन ए है उच्च प्रतिरोधक शक्ति निम्न गलनांक, ऑप्शन बी है निम्न प्रतिरोधक शक्ति उच्च गलनांक, ऑप्शन सी है उच्च प्रतिरोधक शक्ति उच्च गलनांक, या फिर ऑप्शन डी है निम्न प्रतिरोधक शक्ति निम्न गलनांक। कौन सा इसमें से सही होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की जो विशेषता होती है उच्च प्रतिरोधक शक्ति होती है और निम्न गलनांक होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनका? ऑप्शन ए है परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है, ऑप्शन बी है परमाणु भार समान परंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है, ऑप्शन सी परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार समान होते हैं, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परमाणु भार भिन्न और परमाणु क्रमांक समान होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दूध से दही बनना, मोमबत्ती का जलना, पानी में चीनी का घुलना, हवा में चांदी के बर्तनों का काला हो जाना। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, पानी में चीनी का घुलना जो है यह भौतिक परिवर्तन है। नेक्स्ट प्रश्न है,
भूप्रपटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। ऑप्शन ए है कार्बन, ऑप्शन बी है सिलिकॉन, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन या ऑप्शन डी है कैल्शियम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन। भूप्रपटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला जो तत्व है वह है ऑक्सीजन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अमलगम एक मिश्र धातु है। ऑप्शन ए जस्ता एवं तांबा का, ऑप्शन बी सीसा एवं जस्ता का, ऑप्शन सी जस्ता एवं पारा का या ऑप्शन डी तांबा एवं टिन का। अमलगम किसका मिश्र धातु है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा जस्ता एवं पारा का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? ऑप्शन ए ठोस जल, ऑप्शन बी निर्जलित बर्फ, ऑप्शन सी ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड या ऑप्शन डी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फूल की खेती फ्लोरिकल्चर, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, फलों की खेती पोमोलॉजी, फसलों की खेती एग्रोनॉमी। कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं कहते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है और यही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? ऑप्शन ए ह्यूगो ब्रीज ने, ऑप्शन बी हेक्सले ने, ऑप्शन सी डार्विन ने या ऑप्शन डी लैमार्क ने। किसने उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए ह्यूगो ब्रीज ने। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? ऑप्शन ए घरेलू मक्खी, ऑप्शन बी मच्छर, ऑप्शन सी मकड़ी, ऑप्शन डी खटमल। कौन सा इसमें से कीट नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मकड़ी जो है इसमें से कीट नहीं है, बाकी सभी कीट हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पादपों में से किसका संग्रह अंग तना नहीं है? ऑप्शन ए शकरकंद, ऑप्शन बी अदरक, ऑप्शन सी आलू का या ऑप्शन डी गन्ना का। किसका संग्रह अंग जो है यह तना नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, शकरकंद का जो संग्रह अंग है यह तना नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो महासागरीय धारा शेष तीन से भिन्न है वह है? ब्राजीलियन, बेंगुला, पेरुवियन, दक्षिण भूमध्य रेखीय। कौन सी धारा इसमें शेष तीन से भिन्न है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा पेरुवियन अन्य तीनों से भिन्न है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? ऑप्शन ए राइन, ऑप्शन बी अमेजन, ऑप्शन सी बोल्गा या फिर ऑप्शन डी डेन्यूब। कौन सी नदी यहाँ पे पूछा गया है कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, राइन नदी जो है यह भ्रंश घाटी से होकर बहती है। और भारत में जो भ्रंश घाटी से होकर बहती है उस नदी का नाम है नर्मदा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? ऑप्शन ए हल्दिया, ऑप्शन बी विशाखापत्तनम, ऑप्शन सी पणजी या ऑप्शन डी चेन्नई। कौन सा इसमें से खुला सागरीय बंदरगाह है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, चेन्नई जो है यह खुला सागरीय बंदरगाह है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में किस क्षेत्र को चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सतलज नदी घाटी, ऑप्शन बी सिंधु गंगा मैदान क्षेत्र, ऑप्शन सी कृष्णा गोदावरी डेल्टा या फिर ऑप्शन डी कावेरी डेल्टा क्षेत्र। किसको भारत में चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है यह है ऑप्शन सी, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत में चावल के कटोरे के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित झीलों को क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। झीलों का नाम है बैकाल, सुपीरियर, विक्टोरिया, ग्रेट बियर। तो सबसे बड़ी यहाँ पे अवरोही क्रम में लगाना है, यानी कि सबसे बड़ी सबसे पहले होगी, फिर उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो इसका जो सही क्रम होगा यह हो जाएगा सबसे पहले सुपीरियर, फिर विक्टोरिया, सबसे पहले सुपीरियर, फिर विक्टोरिया, फिर बैकाल और फिर ग्रेट बियर। तो यहाँ पे जो इसका कूट बनेगा यह बनेगा 2 3 1 4, 2 3 1 4। ऑप्शन डी में है तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भूगोल में नवनियतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नीचे है। ऑप्शन ए है रेंटजेल ने, ऑप्शन बी है कुमारी सेम्पुल ने, ऑप्शन सी है जी टेलर ने या ऑप्शन डी हार्टिंगटन ने। किसने किया था? सॉरी, नवनियतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किया गया जी टेलर के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन अंतर महाद्वीपीय देश हैं?
टर्की, लाओस, जॉर्जिया, ट्यूनीशिया। अब नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर यहाँ पे देना है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा 1 एवं 3, यानी कि तुर्की और जॉर्जिया जो है यहाँ पे अंतर महाद्वीपीय देश हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है? ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी घासीय स्थल, ऑप्शन सी शुष्क स्थल। तो जीवभार का जो पिरामिड है वह जो जब पलटता है तो कहाँ पे किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है? तो यह उलटता है तालाब में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पारस्की अस्थायी मितव्ययिता है यह किस आंदोलन का नारा है? चिपको आंदोलन, ऑप्शन बी है नर्मदा बचाओ आंदोलन, ऑप्शन सी एपिको आंदोलन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किसका नारा था ये? पारस्की अस्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो यह जो नारा है यह है चिपको आंदोलन का। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जैव ईंधन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन ए जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होता है, ऑप्शन बी जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है, ऑप्शन सी जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है, या ऑप्शन डी जैव ईंधन मक्का से भी बनता है। कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी जैव ईंधन लागत प्रभावी होता है। यह कथन यहाँ पे सत्य नहीं है, बाकी तीनों कथन सत्य हैं। और यहाँ पे पूछा ही गया है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सूफी संत के बारे में मुबारक शाह खिलजी ने घोषणा की थी कि जो व्यक्ति शेख का सर काटकर उसके पास लाएगा उसे 1000 टके पुरस्कार देगा? किसके बारे में ये कहा था? किसने? तो मुबारक शाह खिलजी ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी शेख निजामुद्दीन औलिया के लिए मुबारक शाह खिलजी ने कहा था कि यदि कोई व्यक्ति उनका सिर काट कर लाता है तो उसे 1000 टके पुरस्कार दिया जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सल्तनतकालीन शासकों में किसने कृषकों के लिए अकाल संहिता तैयार करवाया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किसने अकाल संहिता तैयार करवाया था? तो इसमें जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने अकाल संहिता तैयार करवाया था किसानों के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न यात्रियों का भारत में आगमन का सही क्रम है? इब्न बतूता, ट्रेवेनियर, अलबरूनी, मनुची। यहाँ पे सही क्रम कौन सा है भारत में आने का इनके? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सबसे पहले जो भारत में आया है वह है अलबरूनी, फिर उसके बाद इब्न बतूता, अलबरूनी, इब्न बतूता, और फिर ट्रेवेनियर, और फिर मनुची। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया? ऑप्शन ए आसफ खां, ए है आसफ खां, 2 है खुर्रम, 3 है महावत, और 4 है खुसरो। अब नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह होगा ऑप्शन डी, यानी कि आसफ खां को छोड़ के बाकी खुर्रम, महावत खां और खुसरो ने जहांगीर के प्रति विद्रोह किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन जिन शिलालेखों में है वह कहाँ है? उत्तर मेरूर, उरैयूर, कांचीपुरम, या फिर तंजावुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर मेरूर में है। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन का उल्लेख जो है वह शिलालेख उत्तर मेरूर में स्थित है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अब कथन है, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। कारण है उनके पास उस समय की सबसे सुसंगठित नौसेना थी। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए सही है परंतु आर गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तीर्थंकर प्रतीक चिन्ह, नेमिनाथ शंख, अजितनाथ हाथी, पार्श्वनाथ सर्प, या फिर मल्लिनाथ कमल। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मल्लिनाथ का यहाँ पे कमल नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? नगरों, सड़कों एवं नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था। ऑप्शन बी मातृ देवी की उपासना की जाती थी। ऑप्शन सी लोग लोहे से परिचित नहीं थे किंतु इसका प्रयोग करते थे। ऑप्शन डी व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था। कौन सा यहाँ पे कथन सही है? सिंधु सभ्यता के बारे में सही नहीं, असत्य पूछा गया है, सत्य नहीं। तो यहाँ पे जो कथन सत्य नहीं है वह है ऑप्शन सी, लोग लोहे से परिचित नहीं थे किंतु इसका उपयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग ना लोहे से परिचित थे और ना ही इसका उपयोग करते थे।
तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि ये लोहे का प्रयोग करते थे, तो ये लोहे का न प्रयोग करते थे न लोहे से परिचित थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किस में पति द्वारा प्रत्येक पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? ऑप्शन ए है धर्मसूत्र, ऑप्शन बी है कामसूत्र, ऑप्शन सी है अर्थशास्त्र, या फिर ऑप्शन डी है मनुस्मृति। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अर्थशास्त्र में ऐसी व्यवस्था की गई है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर, भीर नहीं होगा मीर हो जाएगा, मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। और तीसरा है, पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। तो कौन सा यहाँ पे सही आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, केवल एक यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पानीपत के तृतीय जो युद्ध हुआ था यह अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। तो यहाँ पे इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ था। तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला ने पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र किया, बिल्कुल सही है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु नहीं हुई थी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तो दूसरा एवं तीसरा गलत है, पहला सब सही है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। जहांदार शाह, अहमद शाह, मोहम्मद शाह और आलमगीर, कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है इनके शासन का काल? तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा, पहले आएगा जहांदार शाह, फिर होगा मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह और फिर सबसे बाद में आलमगीर द्वितीय। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 1, 3, 2, 4। ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए गुरु अर्जुन देव दल खालसा, ऑप्शन बी है गुरु अमरदास मीरी और पीरी, ऑप्शन सी है गुरु अंगद गुरु मुखी लिपि, ऑप्शन डी है गुरु रामदास आदि ग्रंथ। कौन सा इसमें से पूछा गया है सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु अंगद गुरुमुखी लिपि, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण कौन सा था? तो ऑस्ट्रिया की गद्दी की जंग, कर्नाटक की गद्दी का मसला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण, या फिर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता। कौन सा कारण था यहाँ पे प्रथम कर्नाटक युद्ध का? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण इसका मुख्य कारण था। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किन कारणों से असफल रहा? ऑप्शन ए हिंदू मुस्लिम एकता में कमी, ऑप्शन बी जमींदारों की सहभागिता, ऑप्शन सी किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी थी। किसमें? तो 1857 के विद्रोह के असफल होने में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता था, ऑप्शन बी है थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय मद्रास में था, ऑप्शन सी आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, या ऑप्शन डी हाली पद्धति भारतीयों को निम्न पदों पर नियुक्ति से संबंधित थी। कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, हाली पद्धति भारतीयों में निम्न पदों पर नियुक्ति से संबंधित थी। यह कथन यहाँ पे सही नहीं है, बाकी ये तीनों कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली? ऑप्शन ए है खुदीराम बोस तथा उधम सिंह, ऑप्शन डी है मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह, ऑप्शन सी है सरदार अजीत सिंह तथा सूर्य सेन, ऑप्शन डी है करतार सिंह तथा उधम सिंह। किसको यहाँ पे इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों के हत्या के लिए फांसी की सजा सुनाई गई थी? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को ये सजा दी गई थी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ रहा है, कुछ कम हुआ है, लगातार स्थिर है, पहले बढ़ा फिर 1991 के पश्चात घटा। कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, निरंतर बढ़ा है। नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है कितनी है? उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर तो यह है 67.7%। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है? कर्नाटक, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु? किसमें उच्चतम लिंगानुपात है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, तमिलनाडु में उच्चतम लिंगानुपात है, बाकी जो तीनों राज्य दिए हैं इनकी अपेक्षा। नहीं तो सबसे ज़्यादा लिंगानुपात केरल में है।
नेक्स्ट प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान निम्नलिखित में से किस राज्य का है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा मिजोरम का, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि जन्म एवं मृत्यु दर देर नहीं हुआ दर समान है तथा अंततः यह बाह्य प्रव्रजन नहीं होता है तो जनसंख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है जनसंख्या की स्थिरता, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जनगणना वर्ष में देश का लिंगानुपात सबसे कम रहा? तो देश का लिंगानुपात किस जनगणना में सबसे कम रहा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1991 की जनगणना में। तो ये रहे 75 प्रश्न, इनको हमने सॉल्व किया। अब बाकी के 75 प्रश्न हम कल के वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।